वो पिछले 1 घंटे से लगातार शावर के नीचे खड़ी अपने वजूद को साफ करने की लगातार कोशिश किए जा रही थी, जहां पर किसी के बाइट के निशान थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वो घुटनों के बल गिरकर, आखिर आकृति तू ये सब कैसे कर सकती है? कैसे तू किसी अनजान शख्स को अपने करीब आने दे सकती है? ये कहते हुए वो अपने आप से सवाल करने लगती है। बचपन में अपने पिता की मौत के बाद से उसने ही घर की पूरी जिम्मेदारी अपने खुद के कंधों पर रखी थी। हालांकि वह घर की बड़ी बेटी थी, जिस माहौल में वो रहती थी, आस पड़ोस के लोग उसे गलत निगाहों से देखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी आकृति की माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, इस कदर काबिल बनाया कि वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। हालांकि आकृति जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर ठीक नजदीक लड़कों का कॉलेज भी था, जहां पर लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती तो लड़के रास्ते में जाती हुई लड़कियों को प्रपोज करते, ताकि इस बात से लड़कियां भी काफी इम्प्रेस होती थी। उन्हीं के बीच में आकृति को भी कई लड़कों ने प्रपोज किया था, क्योंकि आकृति दिखने में बेहद खूबसूरत थी, जिसकी गोरी रंगत और मासूमियत साफ चेहरे पर झलकती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी आकृति ने आज तक किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नाजायज रिश्ता लगता था। हमेशा ही वह इस बात के खिलाफ रहा करती थी। वह हमेशा पक्के असूलों वाली लड़की थी, जिसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब उसने जॉब पर जाना शुरू किया, तो आस पड़ोस के लोग उस पर कई सारे सवाल भी उठाया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद आकृति की माँ ने उसका बखूबी से साथ निभाया और सबको यही कहा कि उसे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगी। लेकिन कल रात को जो उसके साथ हुआ था, उसके बाद से उसे अपने आप से भी घिन होने लगी थी कि वह कैसे इतना घिनौना काम कर सकती है। तभी आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, लेकिन जिस शख्स ने मेरे साथ अपने नाजायज रिश्ते बनाए हैं, वह कौन था और मुझे उसका चेहरा याद क्यों नहीं, ये कहते हुए वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है कि पिछली रात वह होटल में बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि रूम नंबर 506 में रूम को क्लीन करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वह हर बार की तरह अपनी ड्यूटी को निभाते हुए रूम नंबर 506 में एंटर करती है। वहां जाकर रूम को अच्छे से क्लीन करने लगती है। आधे घंटे के बाद जब उसने रूम को क्लीन कर दिया, तब ठीक बिस्तर के सामने खड़ी होकर एक बार फिर से रूम को चेकिंग कर रही थी कि कहीं कोई कमी पेशी न रह जाए। फिर उसे अपनी गर्दन पर एक तेज दर्द का एहसास होता है, जिससे साफ एहसास हो रहा था कि शायद किसी ने उसकी गर्दन पर किसी नोकीली चीज से वार किया है। इससे पहले आकृति अपनी गर्दन पीछे करके देखती कि तभी उसे बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें धुंधली धुंधली सी छाने लगती है। तभी आकृति अपने आप को संभालते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी छाने लगती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और फिर पानी का नल खोलने के लिए उसके हाथ में जो आया उसने वो बटन प्रेस कर दिया। शावर का पानी ऑन होते हुए उसके पूरे वजूद को गीला करने लगता है। शावर का पानी पड़ते ही आकृति को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी कुछ देर पहले ही उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी और अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर झंझोड़ने लगी थी। हालांकि वह सब पूरे होश में नहीं थी, जिसके कारण वह भूल चुकी थी कि उसे यहाँ से निकलना चाहिए। इस बात से बेखबर वह अपनी दुनिया में मगन थी कि ठीक 10 मिनट के बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और ठीक कोई शख्स आकृति को दीवार के साथ लगाकर अपने होठ आकृति के होठ से टिका देता है। हालांकि आकृति उस शख्स को नहीं जानती थी, लेकिन नशे की वजह से वह भी उसे किस बैक करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह शख्स उसके साथ अपनी जरूरतें पूरी करने लगता है। सुबह जैसे ही आकृति की आंख खुलती है, तो अपने आप को उस रूम में पाकर बेहद हैरान रह जाती है। वह हड़बड़ाते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने वजूद पर जाती है, जहां पर सिर्फ एक वो टॉवल में लिपटी हुई थी और उसके सारे कपड़े बिस्तर के नीचे गिरे थे, जो यह बयान कर रहे थे कि उसने कल रात अपनी किसी शख्स के साथ बिताई है। इन सारी बातों को सोचकर आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी अपना हाथ फर्श पर मारते हुए, आखिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ, ये कहते हुए उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। आकृति इन्हीं बातों में उलझी थी कि तभी वॉशरूम के बाहर जोर से दरवाजा खटकता है। तभी आकृति की माँ, क्या अब तुम सारा दिन वॉशरूम में बैठी रहोगी? जब से होटल से काम करके आई हो तब से वॉशरूम में हो, नाश्ता वगैरह नहीं करना है क्या तुमने? अपनी माँ की बात सुनते ही आकृति अपने आंसुओं को पोंछते हुए, माँ मैं बस 2 मिनट में आई। आकृति की बात सुनते ही गीता जी वहां से चली जाती है। होटल से आने के बाद आकृति ने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया था। वह जानती थी कि अगर ये बात उसकी माँ को पता चलेगी, शर्मिंदा और गुस्सा होंगी। तभी आकृति अपने आप से, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वह शख्स था कौन। तभी वह अपने नाखून चबाते हुए, अगर वो मुझे पता चल भी गया तो मैं आखिर करूंगी क्या? कहीं ये ना हो कि बाद में वो मेरी सच्चाई सब लोगों को बता दे, इससे मेरी और भी ज्यादा बदनामी हो। दूसरी तरफ से एक शख्स जो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था,
जो न जाने पिछले कई घंटों से लगातार एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काफी ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान है। उसे देखते हुए टेबल के सामने बैठा हुआ एक शख्स, सर, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये बात सुनते ही वह शख्स, जिसका नाम देवराज ओबराय था, वह अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। उस बात को नोट करते हुए इसका मैनेजर मिस्टर विनीत शर्मा, मैं इस कंपनी में आपके काफी सालों से काम कर रहा हूँ। हालांकि हमारी कंपनी में काफी सारे उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन कभी भी मैंने आपको इस हालत में नहीं देखा। आप पिछले 4 घंटों से सिगरेट की 4 डब्बियां भी फूंक चुके हैं। मुझे पता है मेरा आपसे पूछने का कोई हक नहीं, लेकिन मैं आपके लिए काफी ज्यादा कंसर्न हो रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये कहते हुए वह अपने बॉस देवराज ओबराय की तरफ देख रहा था। तभी देवराज सिगरेट का धुआं दूसरी तरफ फेंकते हुए, आई नो विनीत कि तुम मेरे ऑफिस में काफी सालों से काम करते हो और मेरे काफी ज्यादा खास मैनेजर भी हो। इसी वजह से मैं तुमसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रहे, ये बात मेरे परिवार में किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ये कहते हुए उसे वह कल रात की बात बताता है। रात को बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए वो होटल मून में रुका था, लेकिन मीटिंग में जो दूसरी कंपनी के स्टाफ आए थे वो बहुत ही ज्यादा जिद करने लगे थे कि वो म्यूजिक बार में चले। देवराज उनकी बातें मानकर उनके साथ चला तो गया था, लेकिन वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास पीते ही काफी ज्यादा सर में दर्द का एहसास होने लगा, जिसकी वजह से वह वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। लेकिन जब सुबह उठा तो उसके साथ बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। तभी कमरे में बिखरी हुई चीजों को देखकर उसे समझ में आ चुका था कि रात भर उसका उस लड़की के साथ, ये कहते हुए वह किसी शर्मिंदगी के साथ सर झुकाए चुप हो जाता है। इस बात का पूरा मतलब समझते हुए विनीत, कल रात को जो कुछ हुआ, क्या वह कुछ याद नहीं आपको? ये कहते हुए वो अपने बॉस को गहरी निगाहों से देखता है। तभी देवराज अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह का माहौल देखा तो मैं बेहद परेशान हो चुका था। ऊपर से मेरे सर में काफी तेज दर्द भी उठ रहा था। इसी वजह से मैं अपने कपड़े बदलकर सीधा चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर ये बात खटक रही है कि मैं किसी लड़की के साथ ज्यादती किया हूँ। ये कहते हुए फिर से सिगरेट फूंकने लगता है। तभी विनीत आगे बढ़ते हुए, देखिए सर, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर आपको जूस में नशे की दवा मिलाकर दी है, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी रात को उस लड़की के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। फिर आपको कुछ भी याद नहीं। मेरा ख्याल यही है कि आप उस लड़की को भूल जाएं और इसे हादसा समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दें। आप जानते हैं ना कि आप देवराज ओबराय हैं, ओबराय खानदान के इकलौते वारिस। अगर किसी को भी इस बारे में भनक पड़ गई तो इससे हमारी कंपनी पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। विनीत के समझाने पर देवराज इन बातों से अपने आप को हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात खटकने लगती है, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, सिवाय एक लड़की के जो आज से 10 साल पहले उसे धोखा देकर किसी और के साथ भागकर शादी कर चुकी थी। उस वक्त के बाद से देवराज बेहद टूट चुका था। हालांकि उसे पढ़ाई के सिलसिले में फौरन गया था। देवराज उस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने परिवार में इस लड़की के बारे में बताया। हालांकि इकलौता बेटा होने की वजह से परिवार के सदस्य देवराज की बात को मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले देवराज के परिवार वाले शादी के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ाते, उससे पहले ही वह लड़की देवराज से कई गुना पैसे कमाने वाले लड़के के साथ भागकर शादी कर चुकी। इस खबर के बारे में देवराज को पता चला तो वो बेहद टूट चुका था, लेकिन तब उसके अंदर एक जुनून सवार हो चुका था कि वह एक दिन इतना कामयाब इंसान बनेगा कि लड़की वह खुद उसे देखकर पछताएगी। उसके बाद से देवराज वापस हिंदुस्तान आ चुका था और उसने दिन रात अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके बाद वह एक मुंबई का पावरफुल बिजनेसमैन बन चुका था। उसके साथ बिजनेस करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। देवराज की सक्सेस की खबर जब उस लड़की को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देवराज को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस लड़के के साथ उसने भागकर शादी की थी वह बेशक पैसे वाला तो था, लेकिन वह उस लड़की की कदर बिल्कुल भी नहीं करता था। शादी के बाद वह बेइंतहाशा उस पर शक करता, कई बार तो उस लड़की पर हाथ भी उठा चुका था। इन सारे हालातों को देखकर उस लड़की को समझ में आ चुका था उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसकी वजह से एक दिन वह फूट फूट कर देवराज को कॉल करके ये सारी बात बताती है और उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन अब देवराज अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उस लड़की के रोने धोने से उसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने तब से सोच लिया था किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा और ना ही किसी लड़की को अपने करीब आने देगा। लेकिन अब उसकी ये सारी बातें मिट्टी में मिल चुकी थी जब उसने सुबह अपने आप को बिस्तर में किसी लड़की के साथ देखा। शाम को जैसे ही देवराज फार्म हाउस वापस पहुंचता है तभी उसे अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन को ऑन करते ही सामने एक वीडियो ओपन होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है।
इससे पहले वह कुछ करता कि तभी हॉल में बैठी हुई रंजना जी गुस्से से कदम बढ़ाते उसकी तरफ आ रही थी और तेज दहाड़ते हुए, आखिर ये क्या चल रहा है और ये लड़की कौन है जिसके साथ तुम हो? तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए। हमने तुम्हें यही परवरिश दी, लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम रात रात भर कहाँ रहते हो। तुम जरूर इस लड़की के साथ रहते होगे। इसी वजह से इतने सालों से मैं तुम्हारे लिए शादी के लिए जिन भी लड़कियों को पसंद करती हूँ, तुम हमेशा उन्हें इनकार करते हो क्योंकि तुम्हारा इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। देवराज को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी वह इस बारे में क्या कहे, क्योंकि कल रात को उसके साथ जो हुआ था उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी वजह से वह ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बातों पर से हाँ में गर्दन हिला देता है। तभी रंजना जी, तुम्हें पता है ना, मार्केट में तुम्हारा एक अलग रुतबा है, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम्हारी ये सारी रेपुटेशन अब मिट्टी में मिलने वाली है, क्योंकि न्यूज में भी सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें हो रही है। ये कहते हुए वह फोन में न्यूज चलाती है, जिसमें आज की ब्रेकिंग न्यूज देवराज ओबराय था, जिसमें देवराज के बारे में अनगिनत बातें चल रही थी, जिसे सुनना शायद देवराज के लिए भी गवारा नहीं था। तभी देवराज उस वीडियो पर गौर नजर करता है जहां पर उस लड़की को वो पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। देवराज का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा ब्लर किया गया था। इन्हीं बातों में उलझा था कि आखिर ये लड़की है कौन। तभी रंजना जी, अब बस बहुत हो चुका है, हमने तुम्हारी इतनी सालों से मनमानी सुन ली है, अब चुपचाप इस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, जल्दी तुम दोनों की मैं शादी करवाऊंगी। ये कहते हुए रंजना जी कदम बढ़ाते हुए वापस अपने रूम की तरफ चली जाती है। देवराज को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और वह कैसे इस लड़की को अपनी माँ के सामने लेकर आए, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानता था कि ये लड़की है कौन। अब इसी लड़की की वजह से मीडिया में सब लोग उसे बदनाम करने में लगे थे। हर जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर देवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह तुरंत किसी को कॉल लगाते हुए, मुझे जल्द से जल्द उस होटल में जो लड़की मेरे कमरे में आई थी उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ये कहते हुए उसकी आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी। दूसरी तरफ आकृति रात की तरह होटल में जाकर अपनी ड्यूटी करने लगती है, लेकिन इस वक्त उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं किसी को कल रात उसके और उस गेस्ट के बीच में जो हुआ था वह सब के बारे में पता न चल जाए। अगर पता लग गया तो उसकी बहुत बदनामी होगी, जिसकी वजह से वह किसी से बात नहीं करती और चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। और तभी एक लड़का जिसका नाम समीर था, वह आकृति के पास आकर, कल रात को तुम कहाँ थी? मैंने कितना तुम्हें ढूंढा। कल रात की बात सुनते ही आकृति के माथे से पसीने छूटने लगते हैं। तभी वह हथलाते हुए, वो मैं। इसके आगे आकृति कुछ कहती कि तभी समीर आकृति का हाथ पकड़ते हुए, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगता है, जिस बात को नोट करते हुए आकृति उससे एक कदम की दूरी बना लेती है। आकृति के दूर जाते ही समीर को बेहद गुस्सा आता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वैसे तुम कल सुबह क्या कर रही हो? अगर तुम फ्री हो तो हम मूवी देखने के लिए चलते हैं। इस बात को सुनते ही आकृति, नहीं समीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी तुम जानते हो ना, घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी वजह से मुझे घर का कामकाज भी करना पड़ता है। आकृति की बात सुनते ही समीर इसके आगे कुछ कहता कि तभी आकृति, अच्छा समीर मैं चलती हूँ, मुझे रूम नंबर 406 को क्लीन करना होगा, गेस्ट अभी आते ही होंगे। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से चली जाती है। आकृति को जाता देख समीर अपने दांतों को पीसते हुए, फाइनली कल रात को तुम मेरी होने ही वाली थी, लेकिन वो मौके पर वह गेस्ट उस कमरे में ना आता तो मैं तो कब का तुम्हारे साथ अपनी सुहागरात मना चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, समीर हार मानने वालों में से नहीं है। तभी वो कुछ सोचते हुए, लेकिन अब सवाल तो ये पड़ता है कि कल रात को जब वह नशे का इंजेक्शन मैंने इंजेक्ट करके वहां से भागा था तो आकृति कहाँ गई? क्योंकि वह इंजेक्शन कोई मामूली इंजेक्शन नहीं था। उस इंजेक्शन के लिए ही इंसान अपनी ही मदहोश की दुनिया में खोने लगता है और वह न चाहते हुए भी वह सारी हदें पार करने लगता है जो कभी वो होश आवाज में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो फिर आकृति फिर कहाँ गई? ये कहते हुए वो अपने आप से सवाल करने लगता है, कहीं ये तो नहीं उस गेस्ट के आने की वजह से मैं जल्दबाजी में वो इंजेक्शन उसे लगा ही नहीं पाया और वह नीचे गिर गया। ये कहते हुए वो अपने दिमाग में जोर लगाने लगता है कि तभी सामने से खड़ा मैनेजर उसे तेज दहाड़ते हुए, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, तुम्हें कब से ऊपर वाला फ्लोर साफ करने के लिए कहा है ना, तुमसे तो एक काम भी नहीं होता। जब भी देखता हूँ तुम या तो किसी के साथ गप्पे लड़ाते हो या फिर यूं ही अकेले बैठकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए नजर आते हो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खुरापाती चलती रहती है। मैनेजर की बात सुनते समीर को बेहद गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सॉरी सर ये कहते हुए सीधा ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये न्यूज हर जगह फैल चुकी थी, जिसके बारे में आकृति को भी मालूम पड़ जाता है। इस बार वह शांत थी क्योंकि उसका चेहरा मीडिया में प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। आकृति चैन की सांस लेती है क्योंकि अगर ये वीडियो देवराज के साथ साथ
सबको पता चल जाती तो आकृति के मोहल्ले में लोग उसकी बहुत बदनामी करने लगते और ना चाहते हुए भी तरह तरह की बातें करते। आकृति के साथ उसकी माँ को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। आकृति ना चाहते हुए भी सबको अपनी बेगुनाही बिल्कुल भी साबित नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वह चुप रहती है, सबके सामने अनजान बनने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ओबराय मेंशन रात को देवराज गार्डन एरिया में बैठा हुआ था कि तभी उसे विनीत की कॉल आती है। हमें पता चल चुका है कि वह लड़की कौन है। वह इस होटल की एक स्टाफ थी, रूम सर्विस के लिए इस रूम में गई थी। लेकिन सर, मेरे अकॉर्डिंग वह लड़की चालाक है। ये सुनते ही देवराज सिगरेट का कश लेते हुए, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तभी विनीत बात को आगे बढ़ाते हुए, सर बात सिंपल सी है। उस लड़की को अच्छे से पता था कि आप उस कमरे में आने वाले हैं। इसी वजह से वह सफाई के बहाने इस कमरे में गई, क्योंकि उसे पता था कि आप कोई मामूली शख्स नहीं है। देवराज ओबराय हैं, जिसने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई होटलों में ऐसे स्टाफ मौजूद होते हैं जो बड़े बड़े गेस्ट को देकर उन्हें हथियाने के लिए ऐसा घिनौना काम करते हैं। मुझे लगता है कि जरूर इस लड़की ने ही हालात ऐसे क्रिएट किए होंगे जिससे आप नशे की हालत में बहकने लगे। विनीत की बात सुनते ही देवराज अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, सच में ऐसी बात है तो मैं उस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी इज्जत पर दाग लगाया है। इसका अंजाम तो उसे लड़की को भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अगली सुबह इस बात से बेखबर आकृति किचन में काम कर रही थी। इस वक्त उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस वक्त उसका छोटा भाई स्कूल गया था तो दूसरी तरफ माँ पूजा की थाली लेकर मंदिर गई थी। आकृति अपने ख्यालों में गुम होकर किचन में काम कर रही थी। तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है। तभी आकृति घड़ी की तरफ देखते हुए, भला इस वक्त कौन आया है? माँ तो अभी मंदिर गई है और रघु तो स्कूल में होगा। ये सोचते हुए जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर वह बेहद हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज ओबराय था, जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। आकृति ने न्यूज में तो देवराज ओबराय को देखा ही था, लेकिन देवराज आज पहली बार आकृति को देख रहा था, जिसे देखते उसके दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी थी। इतने सालों के बाद आज उसका दिल किसी लड़की को देखकर धड़क रहा था। तभी कल रात विनीत की बताई हुई बात उसे याद आती है, जिसे सोचते हुए वह एक बार फिर से उसके अंदर की नफरत जागने लगती है और वह आगे बढ़ता है। तभी आकृति अनजान बनते हुए, आप कौन हैं? ऐसे कैसे मेरे घर में दाखिल हो सकते हैं? आकृति की बात पर देवराज चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ? शायद वो होटल की रात भूल चुकी हो। तभी आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज यहाँ से जाएं। तभी देवराज आकृति को गुस्से से दीवार के साथ लगाते हुए, तुम सच में मेरी सोच से भी कई ज्यादा चालाक हो। ये कहते हुए वह अपने फोन में वीडियो चलाता है। वीडियो तेजी से इंटरनेट पर जो वायरल हो चुकी थी। देवराज आकृति के कान में, मिस आकृति शर्मा, आप होटल मून में काम करती हैं और कल रात आप रूम नंबर 506 में क्लीनिंग के लिए आई थी, लेकिन आपको पता था कि देवराज ओबराय आने वाला है। इसी वजह से मुझे अपना निशाना बनाने के लिए आपने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे मैं बहकने लगा। और तुम जैसी लड़कियां पैसों की लालच में यही तो काम करती हैं, बड़े बड़े गेस्ट को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती हैं। ये बात सुनते ही आकृति आंखों में आंसू लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी देवराज, तो फिर क्या बात है, बताओ मुझे, आखिर तुमने ये सब क्यों किया, किसके कहने पर किया? देवराज ये बात सुनते आकृति बेहद हैरान रह चुकी थी। अब उसे वो क्या ही जवाब देती, क्योंकि उसे खुद भी मालूम नहीं था। फिर वो धीमी आवाज में, अगर आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है तो आप पीछे क्यों नहीं हट सके? आकृति की आवाज सुनते ही देवराज गुस्से से आकृति को बेहद अपने करीब करके, क्योंकि उस वक्त मैं होश आवाज में नहीं था, किसी ने मुझे जूस के गिलास में नशे की दवा मिलाकर दी थी, और अगर मैं होश में होता तो तुम्हें अपने करीब तो क्या अपने इर्द गिर्द भी भटकने ना देता। ये कहते हुए उसे झिझोड़ता हुआ दीवार की तरफ धकेल देता है, जिससे आकृति दीवार के साथ लग जाती है। जब आपको सब कुछ पता चल गया तो फिर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कि तुम्हारी वजह से मीडिया में मुझे बदनाम किया जा रहा है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। ये बात सुनते आकृति आंखें बड़ी करते हुए, आप पागल तो नहीं हो चुके जो मैं आपसे शादी करूं? ये कहते हुए वो गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसे नोट करते हुए देवराज आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपना सीधा बेहद करीब कर लेता है और बेहद खतरनाक वॉइस में, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर तुम इनकार करती हो तो तुम्हें पूरी मीडिया में यह अनाउंस करूंगा कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी। इस बात को सुनते ही आकृति बेहद हैरान रह चुकी थी। तभी देवराज आकृति को दूर करते हुए, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे परिवार वालों के सामने और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बदनामी ना हो तो चुपचाप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो और ज्यादा खुश मत होना। ये शादी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होगी। शादी के 3 महीने बाद मैं कोई बहाना करके तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम्हें जैसी जिंदगी जीनी होगी जी सकती हो, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें मेरी पत्नी बनने का नाटक करना होगा। ना चाहते हुए भी आकृति के पास कोई रास्ता नहीं था।
क्योंकि देवराज की बात उसे माननी ही पड़ती। अगर ना मानती तो शायद देवराज उसे सबके सामने जलील कर देता। देवराज दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, आज शाम को तैयार रहना, गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर आएगी, क्योंकि आज तुम्हें मेरी माँ से मिलने आना होगा। और ध्यान रहे कि उन्हें सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यही पता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये कहकर कदम बढ़ाते हुए वह सीधा बाहर चला जाता है। देवराज के जाते ही आकृति घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। उस रात से लेकर अब तक उसके साथ न जाने क्या क्या हो रहा था, उसे कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन अब वह कैसे एक अनजान शख्स से शादी कर सकती थी, जिसे वह जानती भी नहीं थी। तभी आकृति आंखों में आंसू लिए, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर मैंने ये ना किया तो देवराज मुझे बदनाम कर देगा। अगर माँ को ये बात पता चल गई तो शायद वह जीते जी मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आकृति से मिलने के बाद देवराज सीधा ऑफिस जा चुका था, लेकिन इस वक्त उसका कोई भी काम काज पर ध्यान नहीं था। इस वक्त उसकी आंखों के सामने बार बार आकृति का चेहरा नजर आ रहा था। तभी वह कुछ सोचते हुए, वह लड़की तो दिखने में मासूम सी लग रही थी, लेकिन उसे देखकर मेरा मन बिल्कुल भी गवारा नहीं कर रहा था कि वह ये सब कर भी सकती है। अपने आप से देवराज सवाल कर रहा था कि दूसरी तरफ विनीत देवराज को इस तरह खोया हुआ देखकर, सर आपको क्या लगता है, क्या वह लड़की आपकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर रंजना मैम से मिलने के लिए आएंगी? ये बात सुनते ही देवराज, उसे आना तो पड़ेगा ही विनीत, क्योंकि इसके अलावा उसके पास मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तभी विनीत, लेकिन सर क्या उसने आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं की? इस बात को सुनते ही देवराज, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि उसने मुझसे पैसों की कोई डिमांड नहीं की और शादी करने से भी इनकार कर दिया। तभी विनीत आगे बढ़ते हुए, क्या लगता है क्या ये उसकी चाल है और वह आगे जाकर पैसों की डिमांड करेगी? ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसों की लालची होती हैं और वह अपना रंग बाद में दिखाती हैं, पहले भोली भाली बनने का नाटक करती है। विनीत की ये बातें सुनकर देवराज की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वह किसी गहरी सोच में डूब चुका था। दूसरी तरफ शाम के अब 7 बज चुके थे। आकृति इस वक्त ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठी हुई थी, जो गाड़ी देवराज ने उसे पिकअप करने के लिए भेजी थी। हालांकि उसने इनकार भी किया था, लेकिन देवराज के कहने पर उसे इस बात को मानना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ही ज्यादा उसे घबराहट हो रही थी। पता नहीं आगे अब उसकी जिंदगी में और क्या कारनामा होने वाला था। इन सब बातों को सोचते सोचते करीब आधे घंटे के बाद आकृति एक बड़े से विला के बाहर रुकती है, जहां पर गेट का दरवाजा किसी हट्टे कट्टे नौजवान शख्स ने खोला था। आकृति की जैसी नजर उस शख्स पर गई, जो चेहरे पर झूठी स्माइल लिए, जल्दी चलो माँ इंतजार कर रही है, उसका हाथ एक झटके से पकड़ लेता है, जिससे आकृति को एक करंट सा लगता है। वह हाल में जाते ही देवराज आकृति को अपनी माँ रंजना जी से मिलवाते हुए, तभी रंजना जी आकृति को देखते हुए, तुम मेरे पास बैठो, ये कहते हुए वो उसे पास बैठने का इशारा करती है और फिर एक एक करके आकृति से अपने सवालात शुरू कर देती है। आकृति देवराज की मुलाकात कब हुई थी और उनके रिश्ते को कितना वक्त बीत चुका है। फार्म हाउस आने से पहले देवराज ने उसे एक एक करके सारी बात बता दी थी कि माँ अगर जब भी ये सारे सवाल करे तो उसे क्या क्या जवाब देना है। इसी वजह से वह बेखबर होकर आकृति उन सारी बातों का जवाब दे रही थी। लेकिन तभी रंजना जी की आखिरी बात सुनते ही आकृति बेहद सुन्न हो चुकी थी, क्योंकि रंजना जी का आखिरी सवाल, क्या तुम मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो? आकृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस बात का क्या ही जवाब दे, क्योंकि हकीकत तो यह थी कि वह देवराज से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसे जानती थी। इसी वजह से हैरान भरी नजरों से देवराज की तरफ देख रही थी। देवराज आकृति की इस चुप्पी को समझ लेता है। तभी वह आगे बढ़ते हुए, अरे मॉम आप भी क्या, हमारे रिलेशन को पूरे 3 साल हो चुके हैं और अब आप उसे ये सवाल कर रही हैं? आप भी ना। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए, मैं और आकृति एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारा जन्मों जन्मों का साथ है। ये कहते हुए उसकी आंखों में देखता है। तभी आकृति धीमे से अपनी हाँ में गर्दन हिलाती है, जिसे नोट करते हुए रंजना जी, तो ठीक है फिर मैं जल्दी आकृति घर पर रिश्ता भेजूंगी, क्योंकि मैं तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द चाहती हूँ। उस रात रंजना जी से मिलने के बाद आकृति अंदर ही अंदर बेहद परेशान हो चुकी थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अब अपनी माँ को कहे कि वह देवराज से शादी करना चाहती है। हालांकि ये शादी एक दिखावा थी, लेकिन उसकी माँ को तो इन सब के बारे में मालूम नहीं था। आकृति यही कुछ सोच रही थी कि तभी उसे देवराज की कॉल आती है। जैसे ही वो फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, क्या तुमने अपने घर पर अपनी माँ को बता दिया? देवराज इसके आगे कुछ कहता कि तभी आकृति, देखिए मैं एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत सारे सपने सजा कर रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह जल्द ही मेरे सारे सपने टूटने वाले हैं। इस बात को सुनते देवराज गुस्से से दहाड़ते हुए, तुम ये क्या घुमा फिरा कर बात बोल रही हो, मेरी समझ से परे है, जो बोलना है सीधे ढंग से बोलो। तभी आकृति, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकती। मैं उन्हें क्या ही बताऊंगी कि जिस शख्स से मैं शादी करने के लिए बोल रही हूँ उससे मैं मोहब्बत भी नहीं करती और ना ही मैं उन्हें जानती हूँ और उसकी नकली पत्नी बनने का नाटक करने वाली हूँ। ये कहते हुए आकृति फूट फूट कर रोने लगती है। आकृति के रोने की आवाज सुनकर
देवराज बेहद शांत हो जाता है। तभी वह उसे चुप कराते हुए, अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैं आगे सब कुछ देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये कहते हुए वह तुरंत फोन कट कर देता है। देवराज से बात करने के बाद आकृति को रात भर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे बार बार अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर डर सताने लगता है, जिसके कारण उसे सोते हुए सुबह के 4 बज चुके थे। अगली सुबह देवराज और उसकी माँ रंजना जी आकृति के घर पर मौजूद थे और इस वक्त आकृति की माँ उनसे शादी के बारे में बात कर रहे थे। देवराज ने रंजना जी को पहले बता दिया था कि आकृति की मां लव मैरिज के खिलाफ है। इसी वजह से उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि उनकी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ पिछले 3 सालों से है। अपने बेटे के कहने पर रंजना जी अच्छे से इन बातों को समझ चुकी थी। इसी वजह से वह आकृति की मां के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देती कि वह आकृति को पहले से जानती है। अनजान बनकर अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगती है। इतने बड़े घर से रिश्ता देकर आकृति की मां बेहद हैरान रह जाती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं शादी के बदले उनकी बेटी के साथ गलत ना हो जाए। लेकिन देवराज उन्हें पूरा विश्वास दिला रहा था और यह भी बता रहा था कि होटल में काम करते हुए उन्हें आकृति पसंद आ चुकी थी। इसी वजह से उसके बाद से उसने जिद ठान ली कि वह आकृति से ही शादी करके रहेगा, क्योंकि आकृति को बहुत ही ज्यादा सुशील लड़की है। कितने घंटों की बातों के दौरान आकृति के मां को भी ये रिश्ता मंजूर हो चुका था, क्योंकि वह भी अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने के लड़की के साथ करना चाहते थे, जहां पर उसे पैसों कौड़ी की कोई परेशानी ना हो और वह अपनी जिंदगी आराम से जी सके, क्योंकि गरीबी की जिंदगी जीना बेहद मुश्किल था। फिर उसी दिन पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन पूरे 3 दिन के बाद फिक्स कर दिया गया। हालांकि इस बारे में मीडिया को भी ये खबर बिल्कुल भी मालूम नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग न जाने आए दिन एक पर एक इल्जाम देवराज ओबराय पर लगा रहे थे, जिसे देखते हुए देवराज आखिर ये सब हो क्या रहा है, कौन मुझे इतना बदनाम करने पर लगा है, ये कहते हुए वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। तभी विनीत, सर जो कोई भी कर रहा है उसकी बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ, इस न्यूज की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। जो भी हमारे शेयर थे वो सारे के सारे गिर चुके हैं, जिससे हमारी कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। विनीत की बात सुनते ही देवराज की आंखें बेहद सर्द हो चुकी थी और उसकी हाथों की मसलें फूल चुकी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इस वक्त देवराज को बेहद गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। तभी विनीत बात को आगे बढ़ाते हुए, ये न्यूज बहुत तेजी से फैली है, उसके बाद से आप मीडिया में नहीं आए और कोई सफाई पेश भी नहीं की, इसी वजह से आए दिन अलग अलग न्यूज वाले इस बात को और भी ज्यादा फैला रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूं। तभी देवराज अपना पॉकेट में हाथ डालते हुए, अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब मैं सबका मुंह बंद जरूर करूंगा, अभी फिलहाल शादी की तैयारी शुरू करो, जल्द से जल्द ये शादी होनी चाहिए। ठीक पूरे 3 दिन के बाद पूरे धूमधाम के साथ आकृति की शादी हो जाती है और आकृति विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसका बहुत ही धूमधाम के साथ स्वागत किया जाता है, लेकिन जैसे रंजना जी आकृति का हाथ पकड़कर उन्हें देवराज के कमरे की तरफ ले जाने वाली थी कि तभी देवराज पीछे से आकृति का हाथ पकड़ लेता है और अपनी माँ की तरफ देखते हुए, अभी नहीं, एक बहुत ही अर्जेंट काम है, ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा गार्डन एरिया की तरफ ले जाता है, जहां पहले से ही सारी मीडिया वाले मौजूद थे, जिसे देखते हुए आकृति बेहद परेशान हो जाती है। तभी देवराज आकृति के चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ते हुए, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा, ये कहते हुए उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए सीधा स्टेज पर ले जाता है और सबको एक क्लैरिफिकेशन देने लगता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत थी और किसी ने जानबूझकर दोनों की प्राइवेट वीडियो बनाई और उसे लीक किया ताकि देवराज ओबराय की इमेज पर बात आए। सब कुछ किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हुआ है। इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इस बात को स्टॉप किया जाए और अगर किसी ने भी फिर से इन बातों को ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं और सबको पता ही था कि देवराज ओबराय कोई मामूली इंसान नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बिजनेसमैन है जिसे बिजनेस की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। दूसरी तरफ आकृति घूंघट ओढ़े हुए थी। सब कुछ वो देवराज बोलता जा रहा था, जिसे आकृति बड़े ही गौर से सुन रही थी। करीब आधे घंटे की कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जैसे बताया गया है आप लोग अब वैसा ही करेंगे, इसी वजह से आप लोग जा सकते हैं। ये कहते हुए देवराज आकृति का हाथ पकड़कर उसे सीधा अपने कमरे की तरफ ले जाता है। कमरे के अंदर आते ही आकृति जैसे अपना घूंघट खोलती है, देवराज की नजर आकृति के चेहरे की तरफ जाती है, जो दुल्हन का जोड़ा पहने हुए आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर देवराज ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आकृति की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे नोट करते हुए आकृति, देखिए हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मुझे लगता है कि आप ये शायद भूल चुके हैं। ये कहते हुए वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाते हुए दीवार के साथ जा लगती है। डर के मारे अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। उन नजरों के सामने देवराज चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए, मैं अच्छे से जानता हूँ मिसेस आकृति, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है
ये कहते हुए वो अपने होठ आकृति के होठों के बेहद करीब कर लेता है। इस वक्त दोनों के होठों के बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला था। देवराज की ये बातें आकृति की धड़कनें जोरों से बढ़ने लगती हैं, जिसकी धड़कनों का शोर देवराज अच्छे से सुन पा रहा था। डर के मारे आकृति ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी देवराज उसके बालों में से फूल निकालते हुए, तुम अपनी अब आंखें खोल सकती हो। देवराज के कहते ही आकृति जैसे अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि देवराज उसके बालों में से फूलों की पत्तियां निकाल रहा था। शादी के फेरे लेते हुए उसके ऊपर जो फेंकी गई थी, जिसे देखते हुए एक चैन की सांस लेती है। तभी देवराज अपनी घड़ी खोलते हुए, साइड में चेंजिंग रूम है, तुम वहां जाकर चेंज कर सकती हो। ये कहते हुए उसे दूसरी तरफ जाने का इशारा करता है, जिसे सुनते ही आकृति तेज कदम बढ़ाते हुए सीधा चेंजिंग रूम में चली जाती है। वक्त से ये भारी भरकम लहंगा पहना हुआ अब उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। आकृति के जाते ही देवराज अपने दिल पर हाथ रखते हुए, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? जब इस लड़की को देखता हूँ तो ना चाहते हुए भी मैं इसकी तरफ खींचा जाता हूँ। इस लड़की में एक ऐसी कशिश है जो मुझे इसकी तरफ खींचती है। लड़की के करीब जाते ही मैं अपना कंट्रोल खोने लगता हूँ। ये कहते हुए वह चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ देवराज की शादी की खबर अब पूरे मीडिया में जोरों शोरों से चलने लगती है। देवराज ने जैसा मीडिया में कहा था वैसा ही उसके बारे में बताया जा रहा था, लेकिन तभी एक शख्स टीवी स्क्रीन की तरफ गुस्से से रिमोट फेंकता है और गुस्से से चिल्लाते हुए, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा इतना बड़ा प्लान कैसे फेल हो गया? ये कहते हुए वो खूंखार नजरों से टीवी की तरफ देख रहा था। तभी उसके बगल में खड़ा एक शख्स, कंट्रोल आर्यन, इतना तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करूं तो फिर क्या ही करूं? जब भी देवराज ओबराय को हराने की कोशिश करता हूं, तब ये हमेशा मुझे मात दे देता है। मेरे सारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, लेकिन ये बीच में लड़की पता नहीं कहां से टपक पड़ी। लेकिन तब भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसी बात का फायदा उठाया जाए। अगर ये लड़की बीच में ना आती तो उस रात नशे का जूस पीते ही ये उसी रात बार में किसी न किसी लड़की को छेड़ने लगता, जिससे मौके का फायदा उठाते हुए इसका वो एमएमएस बना लेता। लेकिन ये तो वो जूस पीते ही सीधा अपने कमरे में चला गया और लड़की के साथ इस वीडियो को वायरल किया गया था। हमारे प्लान से बढ़कर रिस्पॉन्स मिल भी रहा था, लेकिन अब इसने कहा कि उस लड़की के साथ शादी कर ली। मैं कैसे भी करके देवराज ओबराय की इज्जत पर वार करना चाहता था, क्योंकि देवराज ओबराय को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, जिसकी वजह से वह मेंटली परेशान होगा और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट उससे हाथ से भी चले जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कहते हुए वो अपना हाथ टेबल पर मारता है, जिस बात को सुनते ही मिस्टर महेश जिंदल, की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि तुम इन मामलों से दूर रहो और अपने कारोबार पर ध्यान दो। तुम हमेशा ही देवराज के साथ अपना मुकाबला करने की कोशिश करते रहते हो। बेटा, समझने की कोशिश करो, जिंदगी में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान अपने आप में एक अलग सा हुनर रखता है। मिस्टर महेश जिंदल अपने बेटे आर्यन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गुस्से से दहाड़ते हुए, नहीं, मैं देवराज ओबराय को हराकर ही रहूंगा, मैं उससे ज्यादा कैपेबल हूँ। ये कहते हुए वह गुस्से से सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आर्यन के जाते ही मिस्टर महेश जिंदल, कहीं तुम अपनी इस जिद और जुनून के आगे वह सब न गवा दो जो तुम्हारे पास है। ये कहते हुए वह सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं, जिसमें देवराज ओबराय की न्यूज चल रही थी। दूसरी तरफ ओबराय मैंशन में रात के इस वक्त अब 12 बज चुके थे। इस वक्त देवराज को नींद नहीं आ रही थी। वह परेशान होता हुआ बार बार करवट ले रहा था, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह थी कि आज बस कमरे में अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ उसकी बेहद खूबसूरत बीवी थी, जो सिर्फ 3 महीनों के लिए ही उसके साथ थी। हालांकि ये फैसला उसका खुद का था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उसका दिल बेकरार सा होने लगा था। वह गुस्से से करवट लेता हुआ जैसे ही दूसरी तरफ पलटता है तो बिस्तर की दूसरी साइड उसकी कमसिन बीवी लेटी हुई थी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी, जहां पर इस वक्त कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, जिसमें उसकी गोरी रंगत साफ झलक रही थी। जिसे देखते हुए धीरे धीरे देवराज का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा था। तभी वह दूसरे हाथ से अपने हाथ को कंट्रोल करते हुए, नहीं देवराज, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। ये कहते हुए वो गुस्से से कदम बढ़ाते हुए सीधा बालकनी में चला जाता है। दूसरी तरफ आकृति दिन भर भारी भरकम लहंगा पहनकर काफी थक चुकी थी और इस वक्त वह बेखबर होकर गहरी नींद सो रही थी, जिसकी वजह से उसे यह भी ध्यान नहीं था कि नाइटी का कपड़ा उसके शरीर से ऊपर जा चुका है। बालकनी में खड़ा देवराज लगातार एक के बाद एक सिगरेट फूंक रहा था। उसके अंदर एक तूफान सा मचलने लगा था, जिसे बड़ी मजबूती के साथ वह शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी वह अपना हाथ रेलिंग पर मारते हुए, आखिर मुझे ये बार बार क्या हो रहा है? क्यों उस लड़की की तरफ जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसे सिर्फ मैंने 3 महीने के लिए इस घर में रखा है, जो सिर्फ पैसों की लालच की वजह से उस रात मेरे करीब आई थी। ये कहते हुए अपने दिल और दिमाग को समझाने की कोशिश करता है। फिर करीब आधे घंटे के बाद देवराज जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो उसकी नजर फिर से आकृति पर जाती है, जो अब फिर से बेखबरी होकर सो रही थी। जिसे देखते हुए देवराज अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए जितने भी पिलो थे उन दोनों के बीच कर देता है, ताकि दोनों के बीच में एक दायरा रहे। अगली सुबह देवराज की जैसे आंख खुलती है तो आईने के सामने खड़ी आकृति को देखकर हैरान रहता है।
क्योंकि वह इस वक्त बेहद तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, जिसे देखते हुए देवराज, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तभी आकृति पर्स में से एक फाइल रखते हुए, मैं होटल जा रही हूँ। ये बात सुनते देवराज ठीक उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए, मतलब क्या है तुम्हारा मिस आकृति? मतलब यही कि मैं होटल में काम करती हूँ और ये बात अच्छे से आपको पता थी, क्योंकि उसी से मेरा घर संसार चलता है और मैं ये जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ये कहते हुए जैसे आगे बढ़ने वाली थी कि तभी देवराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करते हुए बेहद खतरनाक वॉइस, हरगिज़ नहीं, तुम इस घर से बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकती। तुम अब देवराज ओबराय की पत्नी हो, ओबराय खानदान की बहू। होटल में जाकर काम करें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। तभी आकृति आंखें बड़ी करते हुए, लेकिन आपने इसके बारे में पहले नहीं बताया था। इसके आगे वो कुछ कहती कि तभी देवराज आकृति के होठों पर अपनी फिंगर रखते हुए, तो मैं अब बता रहा हूँ ना, अपना बैग रखो और एक घर पर नई बहू होने का फर्ज निभाओ। ये कहते हुए उसके बैग को कंधे से खींचता हुआ सीधा सोफे पर फेंक देता है और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आकृति बड़बड़ाते हुए, इस इंसान को सिर्फ अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन के बारे में पता है, दूसरे इंसान से बिल्कुल कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए वो उसे कोसना शुरू कर देती है। देवराज पीछे की तरफ देखते हुए, क्या तुमने मुझे कुछ कहा? तभी आकृति, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आकृति की बात का जवाब देते हुए देवराज, जब तक तुम मेरी पत्नी हो। ये कहते हुए वह चेहरे पर स्माइल लिए सीधा वॉशरूम में जाता है। आकृति ने देवराज के कहने पर भले ही शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसे अंदर ही अंदर अपनी माँ और छोटे भाई की चिंता हो रही थी, क्योंकि घर का सारा खर्चा आकृति के कंधों पर था। अगर आकृति वह जॉब नहीं करेगी तो फिर कैसे अपने घर की जरूरतों को पूरा करेगी? इसी बारे में वह अंदर ही अंदर परेशान थी, जिसके कारण किचन में काम करती हुई उसकी उंगलियों पर चाकू लग जाता है। उसे दर्द के मारे उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन उसी वक्त मौके पर देवराज किचन में दाखिल होता है और सामने आकृति को यूं तड़पता हुआ देखकर फिर सीधा उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले आता है और बिस्तर पर बिठाते हुए, तुमसे तो एक काम भी सही ढंग से नहीं होता, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। ये कहते हुए वो फर्स्ट एड बॉक्स में से कॉटन निकाल कर उसकी उंगलियों को क्लीन करने लगता है। आकृति उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि देवराज को उसकी चिंता है। और हाथों की पट्टी करते हुए देवराज आकृति की तरफ देखते हुए, तुमसे काम नहीं होता तो छोड़ दो, यहाँ पर मेड है जो खुद घर का काम कर लेंगी। ये कहते हुए आगे बढ़ने वाला था कि तभी, लेकिन तुम कौन से ख्यालों में गुम थी? तभी आकृति, वो मुझे माँ की चिंता हो रही है, घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, अगर मैं काम करने के लिए नहीं गई। इसके आगे आकृति कुछ कहती कि देवराज उसकी बातें बिना सुने सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। देवराज की इस हरकत पर आकृति को बेहद गुस्सा आता है। वह मन में बड़बड़ाते हुए, अगर जानना ही नहीं था फिर पूछा ही क्यों? इस शख्स को समझना बेहद मुश्किल है। आकृति सारा दिन एक नई बहू होने का फर्ज निभाती है और रस्मों को पूरा करने लगती है, तो दूसरी तरफ देवराज ऑफिस में बैठकर सिर्फ आकृति के बारे में सोच रहा था। तभी विनीत ऑफिस का डोर नॉक करते हुए, सर आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही आकृति मैम के घर सारा सामान भेज दिया है और कुछ पैसे भी उनकी माँ के हाथों थमा दिए हैं। जिस बात को सुनते देवराज, वेरी गुड। दूसरी तरफ आकृति जब अपनी माँ से बात करती है तब उसे अपनी माँ के जरिए पता चलता है कि देवराज ने घर में काफी जरूरत की चीजें भेजी हैं। हालांकि उसकी माँ ने इनकार भी किया, लेकिन उसके मैनेजर के जोर देने की वजह से उन्हें ये बात माननी पड़ी। अपनी माँ की मुंह से ये बात सुनते आकृति बेहद हैरान रह चुकी थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि देवराज ये सब भी कर सकता है। तभी आकृति उस वक्त तो कमरे से ऐसे निकल कर गए थे जैसे इन्हें मेरे परिवार की परवाह नहीं, और अब मेरी पीठ पीछे मेरे माँ और मेरे भाई की मदद कर रहे हैं। ये कहते उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। रात को आकृति देवराज के आने का इंतजार करती है। देवराज जैसे कमरे के अंदर दाखिल होता है तो आकृति, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी देवराज आकृति को नजरअंदाज करते हुए, तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। तभी आकृति, वो थैंक्स आपने मेरे परिवार के लिए। इसके आगे आकृति कुछ कहती कि तभी देवराज बात को काटते हुए, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि यही समझो कि जो तुम 3 महीने मेरी नकली पत्नी बनने का नाटक करने वाली हो उसकी कीमत अदा कर रहा हूँ। इस बात को सुनते आकृति का चेहरा मुरझा जाता है। उसके पास कोई लफ्ज ही नहीं रहते कि देवराज से कुछ कहे, और वह जैसे आगे बढ़ने वाली थी कि तभी देवराज उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब करते हुए, अगर तुम ये सारी बातें सोच रही हो तो इन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। बेशक तुम 3 महीने के लिए घर में हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरी पत्नी हो। बेशक 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूँ। ये कहते हुए वह अपने होठ आकृति के गालों पर सरकाने लगता है। तभी आकृति देवराज को धक्का देते हुए, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको अपनी हद में रहना चाहिए। ये कहते हुए गुस्से से कदम बढ़ाते हुए कमरे से बाहर जाती है। आकृति को जाता देख देवराज के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती है। उस दिन के बाद से देवराज को ये समझ में आ चुका था कि उसे आकृति पसंद आ चुकी है, क्योंकि जब भी वह आकृति के करीब जाता तो उसके दिल की धड़कनें काफी तेज धड़कने लगती। सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी थी। इसी वजह से वह अपने आदमियों को उस रात आकृति के बारे में पता लगाने के लिए कहता है।
उस रात रूम क्लीनिंग करने के लिए उसके रूम में आई थी। धीरे धीरे आकृति के साथ रहकर उसे इतना तो समझ में आ चुका था कि आकृति के बारे में वो जैसा सोच रहा है, आकृति वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैसी होती तो अब तक वह पैसों की डिमांड भी कर चुकी होती या फिर उसके करीब आती, लेकिन जब भी उसके करीब जाता तो वह हमेशा से अपनी दूरी बना लेती। फिर कुछ दिन के बाद उसे खबर पता चलती है कि होटल में एक समीर नाम का लड़का भी रहता था, जो आकृति को बेहद पसंद करता था। जब आकृति उस रूम में एंटर करती है तो उसके करीब आधे घंटे के बाद वह शख्स भी उसी रूम में जाता, और जब देवराज वहां पर पहुंचने वाला था तो ठीक 1 मिनट पहले ही वह हड़बड़ाते उस कमरे से बाहर निकलता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से देवराज के आदमियों ने समीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पुलिस में देने की धमकी दी। अपनी जान बचाने के लिए समीर ने यह बताया कि उस रात आकृति अपना काम करके निकलने वाली थी और तभी उसने उसकी गर्दन पर एक नशे का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, और उसने सोचा कि वह बेहोशी की हालत में उसके साथ ये सब जरूर करेगा। उससे पहले ही कमरे में देवराज आ चुका था, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा। इस बात को सुनते देवराज की नसें फूलने लगी थी और वह अपने गुस्से पर ना कंट्रोल करता हुआ एक जोरदार मुक्का समीर के चेहरे पर जड़ता है, जिससे समीर दूसरी तरफ जा गिरता है। अभी देवराज गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम इतना घटिया काम कैसे कर सकते हो? तुम जैसे भेड़ियों की वजह से ही आज की डेट पर लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। तभी समीर हाथ जोड़ते हुए, मुझे माफ कर दीजिए सर। तभी देवराज, माफी तो तुम्हें इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। ये कहते हुए वो अपने आदमियों को इशारा करता है, जिससे उसके सारे आदमियों से बेतहाशा कूटने लगते हैं और मार मार कर उसकी हालत ऐसी खराब कर देते हैं जिससे उसके पूरे शरीर पर अब जख्म बन चुके थे। उसका चेहरा भी अब देखने के लायक नहीं था। तभी देवराज, अगर आइंदा तुमने किसी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम करने के बारे में सोचा तो तुम अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठ सकते हो। समीर के मुंह से सारा सच सुनने के बाद देवराज को अब सच पता चल चुका था कि इसमें आकृति की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है और वह निर्दोष है। इस बात से वह बेहद खुश था। रात को जैसे देवराज घर पहुंचता है तो आकृति बिस्तर की चादर को ठीक कर रही थी। तभी आकृति देवराज से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त देवराज ने आकृति पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। वह बेहद खतरनाक वॉइस में, आखिर तुम ये बार बार कोशिश क्यों करती रहती हो? ये कहते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ करता है, जो उस वक्त उसे गहरी निगाहों से देख रही थी। लेकिन इस वक्त देवराज बेहद शांत था। वह आकृति से कोई चीज की बहस नहीं करना चाहता था और ना ही उसका दिल कर रहा था कि वो उसे कुछ कहे, और वह चुपचाप उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए शांत हो जाता है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा मासूम हो। इतनी मासूम हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारा कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। अगर शायद पता चल जाता तो तुम्हारे साथ उस रात ये ना होता। लेकिन मैं खुश हूँ कि उस रात तुम मेरे साथ थी। अगर तुम गलत हाथों में जा लगती तो ना जाने तुम्हारे साथ क्या होता। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है, जिसे नोट करते हुए आकृति अपने मन में, इन्हें क्या हो गया है? आज ये कुछ अलग से लग रहे हैं। पूछो तो ये जरूर बताएंगे नहीं, मैं तो सिर्फ इनके दिखावे की पत्नी हूँ। लेकिन आकृति जैसे कुछ बोलने वाली थी कि तभी देवराज आकृति के होठों पर फिंगर रखते हुए, कोई सवाल मत करना, ये कहते हुए वो सीधा उसके गले से लजा लगता है। आज देवराज की इस कदर की हरकतें देखकर आकृति भी बेहद हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देवराज को आखिर हो क्या गया है। देवराज से वो अपने आप को छुड़ाते हुए, यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य नहीं जो आप इस तरीके की हरकत करे हैं। इस बात को सुनते देवराज, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए वो सीधा उसके होठों पर अपने होठ सटा देता है और बेहद पैशनेट तरीके से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि आकृति अपने आप को छुड़ाती है, लेकिन इस वक्त हट्टे कट्टे मर्द के सामने वह बेबस थी। करीब 10 मिनट के बाद वो अपनी प्यास बुझाते हुए देवराज जैसे दूर हटता है, तभी आकृति चिल्लाते हुए, ये क्या हरकत है आपकी? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आपकी पत्नी हूँ। तभी देवराज बात को काटते हुए, हाँ मुझे सब याद है, जिससे 2 महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन ये भूलो मत कि 3 महीने के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। ये कहते हुए वो उसे बिस्तर पर धकेल देता है, जिससे आकृति उठने की कोशिश करती है कि देवराज तुरंत उसके ऊपर आता है। सारी सच्चाई सुनकर देवराज आज अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 2 महीनों से उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया था। इसी वजह से वह बेहद पैशनेट तरीके से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। आकृति अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उतनी मजबूती के साथ देवराज उस पर अपनी पकड़ तेज कर लेता है और फिर ठीक कुछ देर के बाद धीरे धीरे देवराज अपनी मोहब्बतों की बारिश बरसाने लगता है। अगली सुबह आकृति की जैसी आंख खुलती है तो उसे कल रात का सारा मंजर याद आने लगता है, जिसे सोचकर उसे बेतहाशा गुस्सा आता है। उसने बेशक देवराज से शादी की थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि देवराज उसके साथ ये सब हरकत करे। ये सोचकर वह जैसे उठने वाली थी कि तभी उसे अपने शरीर पर एक तेज दर्द का एहसास होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त देवराज नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए आकृति के बगल में आकर बैठता है, जिसे आकृति बेहद हैरान भरी नजरों से देख रही थी। देवराज आगे बढ़कर जैसे ही अपने हाथों से नाश्ता कराने वाला था कि तभी आकृति, लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है। एक तो कल रात आपने मेरे साथ
बिना मेरी इजाजत के। यह कहते हुए देवराज की आंखों में देखती है, जो चेहरे पर बेहद बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, जिसे नोट करते हुए आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करती हुए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आपने कहा था ना ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, तो फिर? तभी देवराज उसके होठों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मेरा मूड बदल चुका है। इस बात को सुनते ही आकृति हैरान भरी नजरों से, क्या मतलब है आपका? मतलब यही कि तुम अब हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहोगी। इस बात को सुनते आकृति, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी देवराज, क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? दिखने में हैंडसम नहीं लगता हूँ? स्मार्ट नहीं हूँ? पैसों की कोई कमी नहीं? तो फिर तुम्हें दिक्कत क्यों? इस बात को सुनते आकृति बेहद चुप हो जाती है। उसके पास देवराज की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी देवराज आकृति के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये कहते हुए वैसे ही बाहर की तरफ जाने वाला था कि तभी आकृति, आप मुझे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती। आकृति की बात का जवाब देते हुए देवराज, तो शायद तुम अपने पति को नहीं जानती। देवराज ओबराय कुछ भी कर सकता है। यह कहते हुए सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। उस दिन के बाद से देवराज जब भी आकृति के करीब जाने की कोशिश करता, तो आकृति हमेशा कोई ना कोई बहाना करके उससे दूरी बना लेती। देवराज को यह सब पता चल चुका था कि आकृति ये जानबूझकर कर रही है। इसी तरीके से दिन बीतने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक देवराज घर पर मौजूद नहीं था। आकृति उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन तभी उसे रंजना जी से पता चलता है कि देवराज काम के सिलसिले से बाहर गया है। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद जब आकृति डाइनिंग एरिया में बैठकर नाश्ता कर रही थी कि तभी देवराज की गाड़ी की हॉर्न की आवाज आती है। जिस बात को सुनते ही आकृति अपने मन में, इसका मतलब वो आ चुके हैं। ये कहते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। आकृति बेशक देवराज से दूरी बनाकर रहती थी, लेकिन वह धीरे धीरे देवराज को पसंद करने लगी थी, क्योंकि शादी के बाद वह उसके घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिया था और वह हमेशा उसके परिवार की देखभाल किया करता और अभी भी वो उसे कोई चीज की कमी भी नहीं आने देता। यह बात आकृति को बेहद पसंद थी। आकृति उठकर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने वाली थी कि तभी उसकी नजर देवराज के साथ चल रही छोटी ड्रेस पहनी हुई एक लड़की की तरफ जाती है, जिसके खुले बाल, होठों पर पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे, जिसे देखकर आकृति का अचानक दिल जोरों से धड़कता है। मन में उसके कई सारे सवाल शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। पहले आकृति को सवाल करती कि तभी रंजना जी, बेटा ये लड़की है कौन और इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तभी देवराज, मॉम ये लड़की मेरी असिस्टेंट है, हाल ही इसने ऑफिस ज्वाइन किया है। मीटिंग के लिए सुबह सुबह हम लोग गए थे और वापसी के दौरान हमारा यहीं से गुजरना था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर से होकर जाता हूँ। इसी बहाने रागनी भी हमारे साथ इस घर को देख लेगी, क्योंकि इसके बाद से उसका यहाँ पर आना जाना तो लगता ही रहेगा। इस बात को सुनते आकृति, लेकिन क्यों? आकृति के सवाल से देवराज के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आती, क्योंकि ऑफिस में काम बढ़ चुका है। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा डाटा हमारे अराइवल कंपनी को दे रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट लीक हो। इसी वजह से उस दिन के बाद से रागनी को देखकर आकृति को अंदर ही अंदर एक जेलसी का एहसास होता है। रागनी छोटी छोटी ड्रेस पहनकर अक्सर देवराज के इर्द गिर्द घूमा करती थी। पहले की तरफ देवराज रात को कमरे में नहीं आता और वह ज्यादातर गार्डन एरिया में बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देता। दूसरी तरफ आकृति देवराज का इतना रात तक रागनी के साथ बैठना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। वो अपने नाखून चबाते हुए, जब से ये लड़की आई है तब से अवलों की तरह उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, मेरी तरफ तो ध्यान भी नहीं देते। पहले पहले तो कितना प्यार लुटा रहे थे, लेकिन अब तो इनके पास फुर्सत भी नहीं मेरी तरफ एक नजर डालने की भी। ये कहते हुए वह कमरे के चक्कर लगाना शुरू कर देती है। अचानक से देवराज कमरे के अंदर दाखिल होता है और बिना आकृति से बात किए फाइल ढूंढने लगता है। तभी आकृति, आपका काम खत्म नहीं हुआ? देवराज फाइल को चेक करते हुए, फिलहाल तो नहीं, क्यों तुम्हें कुछ काम है क्या? देवराज की बात सुनते आकृति अपने मन में, मुझे पता है काम के बहाने आप उस लड़की के साथ देर रात तक बातें करते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपको देखती हूँ तब आप लोग हंस हंस कर बात करते हैं। बस काम का तो बहाना ही बनाकर रखा है, काम के बहाने, बल्कि आप तो मजे ले रहे हैं। वैसे भी मैं तो सिर्फ आपकी 3 महीने की पत्नी हूँ। ये कहते हुए वह अपने ख्यालों में गुम थी, जिसे देखते हुए देवराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आती है और वह आकृति के चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए, आखिर कौन से ख्यालों में गुम हो चुकी हो? तभी आकृति होश में आते हुए, कुछ नहीं, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। ये कहते हुए जैसे आगे बढ़ने वाला था कि तभी, अच्छा मैं बताना भूल गया, मैं कुछ दिनों के लिए लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाला हूँ, इसी वजह से हो सके तो प्लीज मेरा बैग पैक कर देना। ये कहते हुए सीधा बाहर चला जाता है। देवराज की बात सुनते ही आकृति के अंदर एक तूफान सा उबलने लगता है। तभी वह अंदर ही अंदर, अचानक इस लड़की का आना और फिर इनका एक लॉन्ग ट्रिप पर जाना, मुझे ये मामला समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे मुझे छोड़कर लॉन्ग ट्रिप पर अकेले जा सकते हैं? तभी आकृति, मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी कि अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। ये कहते हुए जैसे ही हॉल की तरफ से गुजरने वाली थी कि तभी रागनी सामने से नजर आती है, जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे नोट करते हुए आकृति रागनी के पास जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आकृति की बात का जवाब देते हुए रागनी, मैं कॉफी बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि हमें रात भर जागना है और अगर सो गए तो फिर कल सुबह ट्रिप के लिए नहीं निकल पाएंगे।
ट्रिप की बात सुनते आकृति हैरान भरी नजरों से, इसका मतलब तुम भी जा रही हो? तभी रागिनी अपने बालों को पीछे करते हुए, एक्चुअली मैं और सर ही ट्रिप पर जाने वाले हैं। काफी दिनों से लगातार काम करते करते हम काफी थक चुके हैं, इसी वजह से थोड़ा घूमकर अपने मन को फ्रेश करना चाहते हैं। ये कहते हुए रागिनी आकृति के दिल और दिमाग पर शक का बीज बोने लगती है। आकृति को समझ में आ चुका था कि जरूर रागिनी और देवराज का कुछ चक्कर चल रहा है। ये सोचकर वापस कमरे की तरफ चली जाती है। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहीं ना कहीं उसे देवराज से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन उस मोहब्बत को कबूल करते हुए अब देर हो चुकी थी, क्योंकि देवराज रागिनी से प्यार करने लगा था। ये सोच कर वह रात भर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और कब गहरी नींद में चली जाती है उसे कुछ मालूम नहीं। जैसे सुबह आंख खुलती है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, बस आज की रात हमारी मिलन की रात होगी। आज की रात तुम मेरी हो जाओगी। तुम्हें पाने के लिए मैंने काफी वक्त से इंतजार किया है। देवराज को लग रहा था कि आकृति इस वक्त सो रही है, लेकिन आकृति बंद आंखों से देवराज की सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फोन बंद करते ही देवराज आकृति को बिना देखे अपना बैग लेकर सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। देवराज के जाते आकृति उठकर बैठ जाती है। प्यार किसी और से था तो फिर मेरे करीब क्यों आए और बार बार मुझे ये क्यों जताया कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मुझे दिल से आपसे मोहब्बत होने लगी, तब आप मेरा दिल तोड़कर किसी और के साथ अपने सपने से जा रहे हैं, लेकिन अब और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो उठकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ देवराज अपने पांव पर पांव चढ़ाए एक सोफे पर बैठा हुआ था और सामने खड़े एक शख्स की तरफ खूंखार भरी निगाहों से, मिस्टर आर्यन जिंदल, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे और मेरे बिजनेस की इमेज को डाउन करने की कोशिश करोगे और मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं होगी? ये कहते हुए वह सिगरेट निकालकर अपने होठों पर लगा देता है, फिर लाइटर जलाते हुए, वैसे तुमने जो चालें चली थी वह बड़ी ही अच्छी थी, लेकिन हमेशा की तरह मैं तुमसे एक कदम आगे की चाल चलता हूँ। कॉलेज में भी मैंने तुम्हें बार बार हराया था और आज देखो रियल लाइफ में भी मैं तुम्हें हरा चुका हूँ। ये कहते हुए सिगरेट का कश दूसरी तरफ फेंकते हुए आर्यन जिंदल की तरफ देख रहा था। तभी आर्यन अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए, क्या गारंटी है कि तुम्हारे साथ जो हुआ सब कुछ मैंने किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये दुनिया सबूत देखती है। आर्यन की बात सुनते देवराज विनीत को इशारा करता है। तभी कमरे के अंदर रागिनी एंटर करती है, जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिसे देखते हुए आर्यन बेहद हैरान रह जाता है। तभी देवराज आगे बढ़ते हुए, इस लड़की को तो जानते ही होगे, पैसे देकर तुमने तो इसे मेरे ऑफिस में भेजा ताकि मेरे ऑफिस का डाटा लीक कर सके। ऑफिस में जितने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं उसके बारे में ये खबर तुम तक पहुंचा सके। अब ये मत कहना कि सबूत चाहिए। देवराज ओबराय बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। ये कहते हुए वो फोन की वीडियो चलाता है, जिसमें रागिनी ऑफिस के कुछ पेपर्स की हेराफेरी कर रही थी। फिर ठीक पूछताछ करने के बाद रागिनी अपना सारा सच कबूल भी कर लिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी देवराज के पास थी, जिसे सुनते हुए आर्यन बेहद हैरान रह चुका था। उसके तो मानो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। तभी देवराज आर्यन की तरफ बढ़ते हुए, मैं सोच भी नहीं सकता कॉलेज की दुश्मनी को इतना पर्सनल ले लिया है। मुझे आज तक अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सके। मुझे तो लगता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, बल्कि एक पागल इंसान हो और एक साइको हो, जो तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। ये बात सुनते ही आर्यन बेहद बौखला जाता है और वह गुस्से से दहाड़ते हुए, अपनी हद में रहकर बात करो देवराज, उससे धक्का देते हुए, हद में तुम रहो। तुम्हें क्या लगता है उस रात तुमने जो मुझे जूस में नशे की दवा मिलाकर दी थी और बाद में मेरा MMS वायरल किया, जिससे मेरी इमेज काफी ज्यादा डाउन हुई, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं? मैं सारी सच्चाई अच्छे से जानता था, बस मौके की तलाश कर रहा था कब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूं और सारे सबूत तुम्हारे सामने रखूं। आर्यन जिंदल पागलों की तरह हंसते हुए, सही कहा, सब कुछ मैंने किया है और मैं कभी भी तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। देखना, मैं जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आर्यन की बात सुनते देवराज एक जोरदार पंच आर्यन के मुंह पर जड़ता है। अपनी औकात में रहकर बात करो, नहीं तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो जिंदगी भर याद रखोगे। ये कहते ही कि तभी पीछे से पुलिस ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है और आर्यन जिंदल को हथकड़ियां लगाते हुए अपने साथ ले जाती है, लेकिन तब भी आर्यन बार बार उसे धमकी देता है। दूसरी तरफ ये बात मीडिया में भी अब जल्द फैल चुकी थी, जिसकी वजह से आर्यन की कंपनी को काफी भारी भरकम नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जितनी भी कंपनियों ने आर्यन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, सबने कैंसिल कर दिया। सबका यही कहना था कि आर्यन दिमागी तौर से पागल है और ये बात कहीं ना कहीं आर्यन के पिता मिस्टर महेश जिंदल को मालूम थी, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमेशा उसकी जिद के आगे हार मानी। दूसरी तरफ आकृति एक बैग में अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। जैसे ही वो बैग उठाकर आगे बढ़ने वाली थी कि तभी पीछे से, कहाँ जा रही हो? इस बात को सुनते ही आकृति हैरान भरी नजरों से, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप तो ट्रिप पर गए थे ना रागिनी के साथ? तभी देवराज आगे बढ़ते हुए, जितना पूछो उतना बताओ, कहाँ जा रही हो ये सामान लेकर? तभी आकृति रोते हुए, हमारी शादी का 3 महीने का एग्रीमेंट अब पूरा हो चुका है और वह कल आखिरी दिन है, इसी वजह से अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। तुमने मुझसे जाने की इजाजत मांगी, मेरी इजाजत के बिना कैसे जा सकती हो? तभी आकृति, आपके पास टाइम नहीं था,
क्योंकि आप उस रागनी के साथ बिजी थे। आपकी वो मोहब्बत है ना, ये कहते उसे हैरान भरी नजरों से देख रही थी, जिसे सुनते ही देवराज बेतहाशा हंसते हुए, अच्छा तो अब मैं समझ पा रहा हूँ सारा मामला क्या है। मैडम को जलसी हो रही है। इस बात को सुनते आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मुझे भला जलसी क्यों होगी, आपकी लाइफ है, अब जो मर्जी करे। मैं तो सिर्फ आपकी 3 महीने के लिए पत्नी बनकर थी। इसके आगे आकृति कुछ कहती कि तभी देवराज आकृति के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, पहले भी कहा था फिर से कह रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। रागनी के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, वो बस मैंने उसे कंपनी से भी निकाल दिया है। इस बात को सुनते आकृति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्यों? तभी देवराज, क्योंकि वह कंपनी की ऑफिस की डिटेल दूसरी कंपनी को फॉरवर्ड कर रही थी, रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसी वजह से मैंने ये सारा नाटक करा था। अब तुम्हें सच पता चल चुका तो जाओ बैग रखो और मुझे थोड़ा आराम करने दो। इस बात को सुनते आकृति बेहद खुश हो जाती है। आज तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब अपनी मोहब्बत का इजहार देवराज के सामने करके ही रहेगी। इसी वजह से वह एक जालीदार नाइटी पहनकर देवराज के सामने चली जाती है। हालांकि इस वक्त देवराज लेटा हुआ था और अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था। तभी आकृति तुरंत देवराज का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके होठों पर अपने होठ सटा देती है। हालांकि इस वक्त उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वह बेहद पैशनेट तरीके से किस कर रही थी। देवराज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकृति उसके साथ ये हरकत करेगी, लेकिन आकृति की हरकत देखकर देवराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आती है और वह आकृति की बाहों को पकड़कर सीधा उसे बिस्तर पर लेटा देता है। कुछ देर के बाद जैसे आकृति अपने होठ दूर करती है तो देवराज, आखिर ये करने की वजह क्या थी? तभी आकृति अपना चेहरा झुकाते हुए, वो बस एक पत्नी होने का फर्ज निभा रही हूँ, ये कहते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आती है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए, अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। मैंने आपको गलत समझा, लेकिन मैं आज इन दूरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसके सीधा गले लग जाती है। उसकी धड़कनों का शोर आज साफ सुनाई दे रहा था। आज इतने वक्त के बाद आकृति ने अपने प्यार का इजहार किया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।